हेलो। हमारा पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने मैटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और हमने कुछ टॉपिक्स भी लिए थे मैटर के रिगार्डिंग। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी की थी, यूनिट्स भी स्टडी की थी। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, या तो फिर आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी अपने डाउट्स को पुट ऑन कर सकते हैं। नाउ मैटर, first of all, what is matter? Matter is anything which occupies space and has its own mass. For example, I have taken this eraser. इस इरेज़र का अपना एक साइज़ है, इसका अपना एक वेट है और इसका अपना एक मास है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में, जिनका अपना एक स्पेस होता है, वो उस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, उनका वेट है और उनका अपना खुद का एक मास होता है। लेकिन इन मैटर को, जो हमारे सराउंडिंग में इतने डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स हैं, उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, उनको हम मेजर कैसे करते हैं, उनको हम ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं और हम कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है। सो मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टिल्ड वाटर। लोग क्यों डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं? बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द इम्प्योरिटीज़। तो इसीलिए आप देखोगे हॉस्पिटल्स में डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स ज़रूरी नहीं हो कि वो प्योर हो, प्योरिटी हो उसके अंदर। ठीक है। मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो कोई फिक्स प्रपोर्शन में नहीं रहते हैं। सपोज़ मैंने गोल्ड और सिल्वर को मिक्स किया है, तो हो सकता है गोल्ड का जो मैं अमाउंट ले रही हूँ वो ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक श्योर दैट आप प्योर सब्सटेंस को अच्छे से समझें। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का अपना एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है, उनका एक अपना डेफिनाइट कंपोजिशन होता है। ठीक है। जो इनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं प्योर सब्सटेंसेस की, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। डिपेंड नहीं करता कि उनका ओरिजिन कहाँ से है, हमने गोल्ड को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन गोल्ड में कोई और एलिमेंट मिक्स नहीं होगा, वो गोल्ड एक प्योर फॉर्म का रहेगा। जब आप शॉप पे जाते हो, जो हम ईयर्स में अपनी ज्वेलरी जो भी पहनते हैं, तो जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि आपका जो गोल्ड है इतना कैरेट का है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है। तो इट इज़ अ प्योरेस्ट सब्सटेंस, जिसका ओरिजिन मैटर नहीं करता, लेकिन जो उसके अंदर की जो उस मैटर के गोल्ड क्या है, एक मैटर हो गया है वो। ठीक है। तो उस मैटर के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो थ्रू आउट सेम रहेगी, गोल्ड ही रहेगा, कोई और एलिमेंट उसमें मिक्स नहीं किया गया है। सो प्योर मेटल हो गया है आपका, या डिस्टिल्ड वाटर। सो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है जिसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। ठीक है। नाउ प्योर सब्सटेंसेस को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। वन इज़ द एलिमेंट एंड अदर वन इज़ द कंपाउंड। जो एलिमेंट होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल स्टडी की थी। पीरियोडिक टेबल में आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए गए हैं, एस ग्रुप, पी ग्रुप, डी ग्रुप, एफ ग्रुप। ठीक है। तो हर एक ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, जिनको हम डिफरेंट सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस के थ्रू। ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम थ्री टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। वन इज़ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको पता हैं कि काफ़ी शाइनी सरफेस होता है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो वाई डू दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो ईज़िली मूविंग होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ये मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब मेटल्स को हम थिन वायर्स में, थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। एग्जांपल्स ले लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मर्कुरी। मर्कुरी भी एक
मेटल है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, इट इज़ एन एक्सेप्शन। नाउ नॉन मेटल्स एकदम अपोजिट होते हैं मेटल्स के, कोई उनमें शाइनी सरफेस नहीं होता है। एक्सेप्शन भी है इसके अंदर। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड और आयोडीन, ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं। ये दोनों नॉन मेटल हैं लेकिन इन दोनों का जो सरफेस है वो शाइनी रहता है एंड दे आर हार्ड। नाउ दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। एग्जाम्पल आयोडीन ले सकते हो आप, नाइट्रोजन, कार्बन, ओके। नाउ मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो इंटरमीडिएट रहती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए। एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। कंपाउंड्स, अब कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड्स भी एक तरह के प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में ऑर्डिनरी चेंजेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब एलिमेंट और कंपाउंड में मेन डिफरेंस क्या होता है? एलिमेंट सिर्फ एक ही चीज़ से बने होते हैं लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो कंबाइन होके बने होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि चलो कार्बन का कंपाउंड ये है, ऑक्सीजन का कंपाउंड ये है। जब आप स्टडी करते हो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को तो आप डिफरेंट कंपाउंड्स देखते हो। वो कंपाउंड्स किससे बने होते हैं? दे आर मेड फ्रॉम 1 और 2 एलिमेंट्स व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो कंपाउंड्स में 2 और 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं अपने फिक्स प्रपोर्शन में, ठीक है। अब मैटर में हमने इनिशियली पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब आते हैं मिक्सचर्स पे, ओके। नाउ मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस लेकिन उनका कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता है। उनको हम फिज़िकल मेथड से भी इजीली सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। अब होमो मीन्स सेम, मीन्स अगर हम होमोजेनियस सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशंस कैसे बने होते हैं? सॉल्यूशंस बनते हैं सल्यूट एंड सॉल्वेंट से, ठीक है। सल्यूट एंड सॉल्वेंट से। जो सल्यूट होता है वो हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। सल्यूट एग्जांपल मैंने शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया, जो इसका जो अमाउंट लूँगी मैं कम लूँगी, और जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, मैं सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करती हूँ, जब मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व करूँगी तब मेरा एक सोल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब इसको हम होमोजेनियस कब बोलेंगे? होमोजेनियस तभी बोलेंगे जो मैंने सल्यूट को डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट के अंदर, अगर वो कम्प्लीटली बल्क में जाकर डिसॉल्व हो जाता है और मुझे बिल्कुल भी अपेयर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सॉल्ट डिसॉल्व किया वाटर में, मैंने शुगर डिसॉल्व किया वाटर में, तो वो उसके बल्क में जाकर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और आई कैन से इट एज यूनिफॉर्मली मिक्सड थ्रू आउट दी बल्क, इट इज़ यूनिफॉर्मली मिक्सड थ्रू आउट दी बल्क, ठीक है। अब बल्क क्या होता है? कुछ लोगों को डाउट रहता है व्हाट इज़ बल्क, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं स्पॉन्ज का। अगर मैंने स्पॉन्ज के ऊपर इंक डाली है तो वो जो इंक है वो स्पॉन्ज के सरफेस पे एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी, लेकिन अंदर तक नहीं गई है, वो सिर्फ उसके सरफेस पे है, अंदर नहीं गई है। लेकिन अगर मैंने स्पॉन्ज के ऊपर वाटर डाल दिया तो क्या होगा? वो वाटर कम्प्लीटली स्पॉन्ज के अंदर चला जाएगा, दैट मीन्स उसके बल्क में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? तो उसमें इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो स्पॉन्ज है उसने वाटर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है उसके बल्क तक, लेकिन जो इंक थी वो सिर्फ उसके सरफेस पे थी, ऑन द टॉप, ठीक है, लेकिन अंदर तक वो नहीं गई है, ओके। ओके चलो अब आगे फर्दर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक से।
नेक्स्ट आते हैं मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ और उनका मेजरमेंट। कोई भी मैटर होता है उसका अपना एक शेप है, उसका अपना एक मास है, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं। अब मैंने आपको कोई मैटर दे दिया है, मैंने बोला इसको मेजर करके बताओ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी करो। जब भी हम किसी मैटर को देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पेन को ले लिया, अब ये भी एक मैटर है क्योंकि इसका अपना एक मास है, इसका अपना एक शेप है और इसका अपना एक साइज़ है। अगर मैं इसको कहीं भी रखती हूँ तो वो उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए, इस मैटर का अपीयरेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एवरी मैटर हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ properties. So it has two properties mainly. One is physical property and the other one is chemical property. Physical properties क्या होती हैं? Physical properties वो होती हैं जो कि हम easily measure कर सकते हैं और हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बिना उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज किए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगर हमें कोई सब्सटेंस दिया है, कोई सॉलिड सब्सटेंस दिया है, तो हम देख के बोल सकते हैं कि हाँ ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। कभी कभी अगर आप लैब्स में अभी एक्सपेरिमेंट करोगे 11th-12th में, तो आप देखोगे कि हमें जो कंपाउंड दिया है उसका हम मेल्टिंग पॉइंट भी थर्मोमीटर के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कलर भी हम देख सकते हैं, उसका अपीयरेंस कैसा है, डेंसिटी भी पता लगा सकते हैं उसकी, ठीक है। तो ये सारी क्या है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़िज़िकल अपीयरेंस, ओके। नेक्स्ट इज़ व्हाट, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो गिवन एलिमेंट है, अगर हम उसका रिएक्शन करते हैं, सपोज़ ऑक्सीजन के साथ किया हमने रिएक्शन, वाटर के साथ किया, एसिड के साथ किया, बेस के साथ किया हमने उसका रिएक्शन, तो हमें किस तरह का कंपाउंड वो फॉर्म करता है। अपने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था कि हमने देखा था हमें जो कंपाउंड गिवन है वो या तो ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इन अ रिएक्शन, या तो वही कुछ नया कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कोल का। अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम कोल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। और अगर हम मैग्नीशियम रिबन को और मैग्नीशियम वायर को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, सो इट फॉर्म्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, इट फॉर्म्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, ओके। तो हमने इनिशियली क्या पढ़ा था, मैटर्स क्या होते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब हमने पढ़ा मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनको कैसे मेजर करते हैं। तो मैटर्स की दो प्रॉपर्टी होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली उनका फिज़िकल अपीयरेंस, जैसे कि कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, जिसको आप फील कर सको, ठीक है, ऑब्जर्व कर सको और उसको मेजर कर सको, वो होती हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन जिनमें उनका चेंज आता है, केमिकल बिहेवियर में, केमिकल कंपोजिशन में, आपको एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, कुछ नया आपको देखने को मिलता है, उसका एक चेंज आता है, ऑटोमेटिकली आप उसका कुछ चेंज देखते हो। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो होता है केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज़ व्हाट, अब हमने क्या किया, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम मैटर को मेजर कैसे करेंगे। कोई मैटर आपको गिवन है, मैंने आपको दे दिया है, मान लेते हैं सॉल्ट दे दिया 5 ग्राम्स। अब मैंने उसमें 5 और ग्राम क्या लगाई है, एक यूनिट लगाई है ना, ग्राम इज़ अ यूनिट। ग्राम क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है। मैंने आपको बोला कि मैंने आपको 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट दिया है, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, अच्छा 5 ग्राम दिया है, ग्राम क्या हो गई, एक यूनिट हो गई है आपके लिए। और 5 क्या है, उसकी वैल्यू, अ नंबर। आई एम यूजिंग अ नंबर एंड अ यूनिट ड्यूरिंग अ मेजरमेंट, ओके। सो मेजरमेंट में क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की, वो क्वांटिटेटिव होती है नेचर में, ओके। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं,
they are always quantitative. Okay, they are quantitative in nature, they are quantitative in nature. Okay, next is they are quantitative in nature. So when you measure something, you are comparing it with some standard. Okay, you are comparing it with some standard. The standard quantity is reproducible. The standard quantity क्या है? It is, the standard quantity is reproducible. Okay, the standard quantity is reproducible, जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो कभी चेंज नहीं हो सकती. लेंथ मेरे लिए भी वही रहेगी. क्या आप अपनी लेंथ मतलब जो यूनिट तो मैं लेंथ लगा रही हूँ, लेकिन सपोज़ यूनिट जो मैं लेंथ की यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ मीटर, तो आप भी मीटर यूज़ कर सकते हो जब भी लेंथ को मेजर करते हो तब. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट क्या है? ओके, सो इट इज़ रिप्रोड्यूसिबल एंड अनचेंजिंग. ओके, ये ध्यान रखना कि वो एक तरह से क्वांटिटेटिव होती है. जो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है एक तरह से क्या होती है? क्वांटिटेटिव. इट इज़ अ क्वांटिटेटिव. नाउ मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स सच एज मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, दीज ऑल आर क्वांटिटेटिव इन नेचर. मीन्स वी कैन मेजर इट. हम उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं. ठीक है, क्योंकि मैटर क्या होता है बेसिकली? मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ इट्स ओन मास. ठीक है, ओके. सो any quantitative measurement is expressed by a number followed by its unit. So we have a number and we have a fixed volume, we have a fixed unit for it. That for example, length of a classroom can be expressed as 10 meter. तो 10 क्या हो गया? नंबर, एंड m क्या हो गया? उसकी यूनिट, दैट इज मीटर. नाउ the arbitrarily decided and universally accepted standards are known as units. अब units क्या हैं? जिनको all over the world एज अ कॉमन यूज़ किया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपके लिए भी सेम रहेगी, मेरे लिए भी सेम रहेगी ड्यूरिंग अ मेजरमेंट. ओके, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं आफ्टर मेजरिंग इट, तो आपको भी पता है कि उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स्ड है जिसमें आप मेजर करते. कुछ बेस यूनिट्स भी रहती हैं, उन बेस यूनिट से आप डिफरेंट यूनिट्स भी डिराइव कर सकते हो. ठीक है, अब देखते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है. ऐसा यूनिट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज़ इट इज़ नोन एज द ऐसा यूनिट. ठीक है, तो इतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देख लेना इसको. ओके, तो आपको यूनिट्स याद रखनी पड़ेगी. चलो आगे देखते हैं. हाँ, ये देखो इम्पॉर्टेंट है ये. दीज आर ऑल अ फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, ये सब क्या है? बेस फिजिकल यूनिट. कुछ बेस फिजिकल यूनिट होती हैं और कुछ फंक्शनल यूनिट भी होती हैं. जैसे कि अगर मैं आप एग्जांपल लूँ मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम. लेकिन अगर मैं ग्राम यूज़ करूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ले रही हूँ, तो जो ग्राम मैंने यूज़ किया है दैट इज़ माय फंक्शनल यूनिट. ठीक है, जिसको मैंने यूज़ किया है. तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर. मास की होती है किलोग्राम. फॉर टाइम इट इज़ सेकेंड, एंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ एम्पियर. यू हैव अ सिम्बॉल फॉर डोनेटिंग इट. Every unit have different symbols for donating it. And electric current is ampere. Thermodynamic temperature की होती है Kelvin. Amount of substance, yes, amount of substance जिसको हम अभी यूज़ करेंगे मोल. इट इज़, ये इम्पॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद रखना मोल, बिकॉज हम आगे इसको यूज़ करने वाले हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन. ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडिला. ओके, दैट इज़ CD, कैंडिला. चलो अब आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं? उनका फिज़िकल अपीयरेंस, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर पाएँ, जिसको हम मेजर कर पाएँ, उनको बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में वी हैव मास एंड वेट.
ठीक है। अब मास और वेट का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पहले के लेक्चर में बलून का, ठीक है। बलून में क्या था, मैंने 2 बलून लिए थे, एक स्मॉल साइज़ बलून लिया था और एक बिग साइज़ बलून लिया था। अब उन दोनों बलून को अगर मैं हैंग कर दूं, अगर मैं किसी स्टिक के ऊपर उन दोनों बलून को हैंग कर दूं, तो जो बलून का साइज़ बड़ा है वो ऑटोमेटिकली इट विल मूव डाउन, that will move down. Why it will move down? Because size is more, the space occupied by the air inside the balloon is more as compared to the smaller one. So in a smaller balloon the size is less. As size is less, the air occupied by the balloon is less, so automatically it will move up, that is higher than the bigger one. ठीक है। तो ये है मास आपका, ये ऑटोमेटिकली मास होता है कि उसने कितना अंदर का मैटर, कितना अंदर का स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट इज़ द मास, ठीक है। वेट क्या है, वेट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके मास से, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने एक फैदर लिया है और स्टोन लिया है, ठीक है। अब मैं एक फैदर को नीचे फेंकती हूँ, इफ़ आई एम थ्रोइंग अ फैदर एंड अ स्टोन, सबसे पहले कौन नीचे पहुंचेगा, दैट इज स्टोन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। क्यों? इट विल टच द सरफेस फर्स्ट एज कम्पेयर टू अ फैदर। डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज। क्यों वेरी करता है वेट ऑफ अ बॉडी? क्योंकि स्टोन का वेट ज़्यादा है, फैदर का वेट कम है। अब स्टोन का वेट ज़्यादा है तो वो जल्दी सरफेस को टच करेगा एज कम्पेयर टू अ फैदर। सो द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज बिकॉज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ फॉर अ बॉडी varies with the distance from the center of the earth. So hence the mass of a body is more fundamental property than its weight. Got it? So आप ये पढ़ना। अब इसमें एक और चीज़ लिखी है, मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इनहेरेंट का मीनिंग होता है परमानेंट, ओके। इनहेरेंट मीन्स अ परमानेंट प्रॉपर्टी। मैटर की एक परमानेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ मास, जो उसमें रहती ही है, वो परमानेंट प्रॉपर्टी है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो बेसिक यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। हम ग्राम भी यूज़ करते हैं एज अ फंक्शनल क्वांटिटी, ठीक है। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, दैट इज़ 10 क्यूब ग्राम, ओके। नेक्स्ट कम टू लेंथ। अब जब हम किसी एटम के बारे में स्टडी करते हैं तो एटम का अपना एक एटॉमिक रेडियस रहता है, और एटम के आयन का भी अपना एक एटॉमिक रेडियस रहता है, ठीक है। सो इट हैज़ इट्स ओन बॉन्ड लेंथ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। सो क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल, सो देयरफॉर फ्रैक्शनल यूनिट्स ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ आर यूज्ड। अब फंक्शनल यूनिट भी इसमें यूज़ की है, कौन सी है? नैनोमीटर, पिकोमीटर, ओके। सो लेंथ आप देख लेना। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है? लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल लिया था बकेट का। अब मैंने एक स्मॉल बकेट ली है, एक बड़ी बकेट ली है, ठीक है। अब मैंने दोनों में 1 ग्लास वाटर डाला है, लेकिन जो ग्लास का शेप था वो तो सेम है, तो मैं क्या बोलूँगी, जो मैंने वाटर डाला है दोनों बकेट में, द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच आई हैव टेकन इन दैट ग्लास इज सेम। पानी जितना डाला है मैंने, जितना वाटर डाला है दोनों बकेट में, वो तो सेम है, लेकिन जो साइज़ है बकेट का वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें, इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल मीन्स जिसका आप चारों तरफ घुमा के देख सकते हो, जिसको आप उसका फ्रंट भी एंड उसका बैक साइड भी किसी ऑब्जेक्ट का जब आप देख पाते हो तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द शेप, ठीक है। अब मैंने दोनों में तो एक ग्लास वाटर डाला था, तो वॉल्यूम दोनों की क्या है? सेम ही है, उसका शेप मैटर नहीं करता, ठीक है। अब जितना वॉल्यूम वाटर, अब मैंने एक में 2 volumes of water I have added in one bucket, but in other I have added only 1 glass of water. तो दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ? जिसमें मैंने 2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1 ग्लास ऑफ वाटर से। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1
डेकामीटर क्यूब, दैट इज़ 1000 ml, that is equal to 1000 centimeter cube. Okay, so SI unit of volume is expressed as meter cube. Okay, क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, समझ में आ रहा हो. ठीक है. लैब्स में क्या होता है, लैब्स में लैब के अंदर हम डिफरेंट ग्लासवेयर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, मेजर करने के लिए, क्योंकि हमें जो एक्सपेरिमेंट दिया होता है उसमें हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में हमें डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ सब्सटेंस लेने पड़ते हैं. ठीक है, तो उसके लिए है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पिपेट, ब्यूरेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सब स्टैंडर्ड हैं. ठीक है, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ कम टू डेंसिटी. अब डेंसिटी ठीक है. अब डेंसिटी क्या है. अब मैंने आपको एग्जांपल लिया था पहले भी डेंसिटी का. मैंने क्यूब ऑफ आइस लिया है और मैंने एक आयरन नील लिया है. ठीक है, अब दोनों को जब मैं वाटर में डिप करती हूँ तो मैंने देखा कि जो आइस था वो फ्लोट कर रहा है ऑन द अपर सरफेस ऑफ वाटर, लेकिन जो आयरन नील था इट वेंट डाउन द वाटर. ठीक है, वो फ्लोट नहीं कर रहा था. अब आइस क्यों फ्लोट कर रही थी, बिकॉज आइस की डेंसिटी लेस थी. आइस की डेंसिटी क्या थी, लेस थी एज कम्पेयर टू दैट आयरन नील. अब डेंसिटी कम क्यों थी, क्योंकि उसमें आइस के अंदर कुछ एयर भी थी. ठीक है, कुछ एयर बबल्स थे जो उसके स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप हो गए थे. इट हैज़ अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो एयर मॉलिक्यूल्स उसमें ट्रैप हो गए थे, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा था, आइस फ्लोट कर रहा था. ओके, लेकिन जो आयरन नेल थी वो जल्दी वो फ्लोट नहीं कर रही थी. इट वेंट डाउन द वाटर इन अ बीकर विच आई हैव टेकन इट. ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो आयरन नेल था उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दी आइस. आइस की डेंसिटी कम थी. What is the formula for measuring density? Density is measured as the SI unit of mass. अब मास की आपको SI यूनिट पता है, that is kg, and SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम. ओके, अब दोनों को जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो सो यू गेट अ यूनिट दैट इज़ kg मीटर क्यूब. डेंसिटी की यूनिट हमने डिराइव की है. ठीक है, फ्रॉम दी स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, दैट इज़ kg सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म दिया है दैट इज़ CGS. ओके, आपको 3 टर्म्स मिलेंगे. सेवरल सिस्टम्स जो होते हैं यूनिट के, हम उनको एक्सप्रेस करते हैं CGS में, दैट इज़ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. इसलिए यहाँ पे ग्राम अपॉन ml, मिलीलीटर लिखा है, दैट इज़ ग्राम पर मिलीलीटर और ग्राम पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम में है इसलिए यहाँ पे क्यूब आया है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ FPS. FPS इज़ फुट, पाउंड एंड सेकेंड. MKS इज़ मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड. तो ये 3 सिस्टम्स होते हैं, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम. ठीक है, CGS सिस्टम इज़ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. नेक्स्ट इज़ FPS. FPS क्या है, फुट, पाउंड, सेकेंड. MKS क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम. ठीक है, 3 सिस्टम्स हैं. नेक्स्ट इज़ वी विल कम टू टेम्परेचर. नाउ टेम्परेचर क्या है. टेम्परेचर जब आप अपने दोनों हैंड को रब करते हो तो आपको हीट फील होती है. दैट मीन्स आपका जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है. ठीक है, सो टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of an object. So we have 3 scales to measure temperature: degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. Okay, and Kelvin. आप देखते हैं, आप 3 स्केल्स देखिए, तीनों स्केल्स हैं यहाँ पर. केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. हर एक स्केल की अपनी अपनी रीडिंग्स हैं, डिफरेंट रीडिंग्स हैं. यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो ऑल द मॉलिक्यूल्स हैं दे आर
ऑल मॉलिक्यूलर मोशंस स्टॉप्स। ओके, सो सेल्सियस में क्या होता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीजेस एट सी लेवल। अब सेल्सियस में आप देखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है, लेकिन वहीं इसकी वैल्यू क्या है, केल्विन स्केल की वैल्यू क्या है, 273.15। अब यहाँ फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है दैट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। ओके, जो बॉडी टेम्परेचर रहता है इन सेल्सियस स्केल इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल पे 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सी लेवल पे, अब वाटर कब बॉयल होता है डिग्री सेल्सियस स्केल में, 100 डिग्री सेल्सियस पे। वही फ़ारेनहाइट पे बॉयल होता है 212 पे एंड केल्विन स्केल पे बॉयल होता है 303.15। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 3 स्केल्स हैं। ठीक है, आपको सिर्फ जो मेन है वो याद रखना है, दैट इज़ द फ्रीजिंग टेम्परेचर एट 3 डिफरेंट स्केल, बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी टेम्परेचर में आप बस ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का याद रखेंगे तब भी चलेगा। एंड जो बॉइलिंग वाटर है दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑन डिफरेंट स्केल्स। ठीक है, हम कैसे, अब कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू है अगर वो आपको फ़ारेनहाइट में निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर वो आपको फ़ारेनहाइट में निकालनी है तो फॉर्मूला होगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यू विल गेट द टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, अब केल्विन में डिग्री नहीं लगानी है, ठीक है, क्योंकि केल्विन क्या है, उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की। हमने पीछे देखा था ना, केल्विन क्या है, केल्विन इज़ अ हाँ यहाँ देखो, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट केल्विन है। ठीक है, इसलिए उस पर डिग्री नहीं लगानी है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पे ही डिग्री आएगी। ओके, नाउ अगर मुझे केल्विन में चाहिए, ओके, मुझे चाहिए टेम्परेचर केल्विन में, आपका जो आंसर आता है सेल्सियस में आया है, तो सेल्सियस में अगर आप 273.15 ऐड करेंगे तो आपको केल्विन में मिल जाएगा आंसर। हम ये सारे कैलकुलेशन करेंगे बाद में, ठीक है, वंस वी कंप्लीट आवर लेक्चर, आफ्टर दैट वी विल डू द कैलकुलेशन ऑल्सो। हाँ, अब आते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, द एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स किससे बने हैं, कंबाइनिंग ऑफ मोर देन 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन था एलिमेंट्स का, किस तरीके से एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड देते हैं, या तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हो सकता है, या तो ये नॉर्मल जब कोई एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट करते हैं किसी बीकर के अंदर तब भी ये कैरिड आउट नॉर्मल एयर में भी हो जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, अब यूनिवर्स में हम सब ने अपना बर्थ लिया है। ठीक है, जैसे ही हर एक इंसान का बर्थ होता है वो अपने एक लाइफ टाइम, अपने एक लाइफ के हर एक क्या बोलते हैं, अपने लाइफ के हर एक जीवन को जीता है। ठीक है, हर एक लाइफ के जीवन को जीता है और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वो इंसान यहीं पे, उसकी जो एनर्जी है वो यहीं रह जाती है। ठीक है, उस इंसान ने जिस एनर्जी से बर्थ लिया था, जो उसका बॉडी था, जो उसका गॉड गिफ्टेड शेप था बॉडी का, जो प्यारा सा फेस था, जो भी था, लाइक द फेस गॉड गिफ्टेड हिम और हर, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड की थी, जो उसकी सोल थी, वो सब यूनिवर्स ने दी थी उसको। लेकिन वंस दैट पर्सन इज़, जब उसका डेथ हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वो यहीं यूनिवर्स में ही रहता है, उसकी एनर्जी भी यहीं रहती है एंड अगेन वो इंसान बर्थ लेता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो इसी फॉर्म में रहती है। ठीक है, यहीं पे रहती है, वो ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट होती है। ठीक है, एनर्जी एज अ होल रिमेन्स हेयर ओनली। ठीक है, अब जो लेवॉइजर थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया था। ठीक है, क्या किया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, कंबशन किया था। व्हाट इज़ कंबशन? कंबशन इज़ बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर।
तो उन्होंने दो एलिमेंट लिए, दैट इज़ फॉस्फोरस एंड मर्क्यूरी। ठीक है, उन्होंने जो दो एलिमेंट लिए उन्होंने इन दो एलिमेंट को एयर के प्रेजेंस में बर्न किया। जब उन्होंने बर्न किया उन्होंने देखा कि फॉस्फोरस और मर्क्यूरी का वेट तो गेन हो गया है। ठीक है, वेट गेन हुआ, लेकिन उन्होंने एयर के प्रेजेंस में उसको बर्न किया था, तो एयर का जो वेट था वो तो कम हो गया, लेकिन फॉस्फोरस का और मर्क्यूरी का वेट तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को रिएक्ट करते हैं दैट इज़ योर टोटल मास ना, सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो उन्होंने व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स एंड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ओके, टू गिव वाटर, जितना वाटर बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया है, ठीक है, तो उससे हमें वाटर मिला है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन आपको बस इजी वे में याद करना है उस चीज़ को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस में। ठीक है, अब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस में जब भी हम कोई सब्सटेंस को या किसी कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, अब सपोज़ मैंने वाटर बनाया है, तो वाटर एक डिस्टिल्ड वाटर भी लोग उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हैं, लेकिन वो है तो वाटर मॉलिक्यूल ना, उसमें हाइड्रोजन ही तो है, H2O ही है दोनों में। ठीक है, अब नेचुरल सैंपल एंड सिंथेटिक सैंपल में डिफरेंस क्या है? नेचुरल क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग। ठीक है, पॉलीमर्स में आप देखोगे कुछ जो थ्रेड्स रहते हैं, कॉटन हो गया, ये सब नेचुरल हैं, लेकिन जो रेयॉन वगैरह होते हैं ये सब क्या है? सिंथेटिक हैं, बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री। सो नेचुरल सैंपल में अगर मैं कॉपर और ऑक्सीजन लूँ, इनका जो परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन है वो सेम है। ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन भी सेम लिया है। सिंथेटिक सैंपल में भी सेम ही लिया है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस में वन ऑफ द सैम्पल्स वॉज नेचुरल इन ओरिजिन एंड द अदर वॉज अ सिंथेटिक वन। मीन्स एक तो हमने नेचुरली ऑकर हुआ है, अपने नेचुरल फॉर्म में मिला है, लेकिन एक हमने इंडस्ट्री में खुद बनाया है, तो जैसे वो बना है उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? सेम ही है। ठीक है, सो ही फाउंड दैट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वॉज सेम फॉर बोथ द सैम्पल्स। ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट है, ये एग्जांपल है क्यूप्रिक कार्बोनेट का। ये कंपाउंड है क्यूप्रिक कार्बोनेट, जिसके अंदर कॉपर है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। नेचुरल फॉर्म में अगर हमें क्यूप्रिक कार्बोनेट मिलता है तो उनका जो परसेंटेज कंपोजिशन है कॉपर का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, वो इतना है। ठीक है, और वही अगर मैं इंडस्ट्री में प्रिपेयर करूँ उसको, सिंथेटिक सैंपल को, क्यूप्रिक कार्बोनेट को अगर हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं तब भी उसका परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी मुझे इतने अमाउंट में ही लेना पड़ेगा अगर मुझे क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाना है तो। ठीक है, चलो अब डेफिनेशंस भी आपको याद करनी पड़ेगी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ डेफिनेशन लर्न करें और एक एग्जांपल लें एक्सप्लेन करने के लिए, या तो एग्जांपल लें जिससे आपको ईजिली लर्न हो जाए और आप उसको समझ सकें। ठीक है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ठीक है, वही सेम चीज़ जो हमने समझाई आपको, दैट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में क्या है? जब भी हम द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है, दिस वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, द मास ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइंस विद अ गिवन मास ऑफ ए आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। एक नेचुरल नंबर्स होते हैं कि होल नंबर्स रहते हैं। नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। होल नंबर्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, क्या बनाने के लिए? 2H2O, मतलब दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, वाटर दे रहा है। अब 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लिया है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? दैट इज एटॉमिक
मास 16, ठीक है, एटॉमिक मास इज 16. सो H2O है ना, तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, वी हैव टेकन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव टेकन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 एंड हाइड्रोजन का कितना है, वी हैव टेकन 2 we have taken 2 atoms of hydrogen, that's why it is 2 gram and 16 gram and added both we got 18 gram of waters. अब हाइड्रोजन peroxide का फॉर्मूला होता है H2O2. 2 grams of we have taken हाइड्रोजन, ठीक है. 2 हमने हाइड्रोजन के एटम्स को लिए हैं. इसके अंदर 32 कहाँ से आया, 32 कहाँ से आया है, देखो H2O2, ओके. हाइड्रोजन peroxide इज H2 एंड O2, ठीक है, H2O2 होता है. तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम, एक का मास कितना है, सो 2 H2O2, तो एक का 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 मास, ठीक है, एक मास है 1 ग्राम. अब 2 कितना हो जाएगा, 2 ग्राम्स ऐड करके. अब ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास कितना था 16, 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 + 16 इज 32. सो टोटल यू गॉट 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन peroxide, ठीक है, 32 दैट यू गॉट, इतना आपको मिल जाएगा. ओके, गॉट इट. चलो, तो आप देख सकते हैं अब दोनों के केस में जो रेशियो है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड वाटर के केस में एंड हाइड्रोजन peroxide के केस में जो ऑक्सीजन का रेशियो है दैट इज 16:32, दैट इज़ 1:2, ठीक है. डिवाइड किया है 16 एंड 32 को आपस में, दैट इज़ यू विल गेट 1:2, ठीक है. चलो, नेक्स्ट आता है नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, ठीक है, NO. नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो NO. नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO. नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, इसलिए ऑक्सीजन कितना है 16, ऑक्सीजन इज 16, नाइट्रोजन इज 14, so you get 30 gram of NO, that is nitric oxide. Next is nitrogen dioxide NO2, ठीक है, नाइट्रोजन 14 grams, ऑक्सीजन इज 32 grams, होल यू गॉट 46 grams ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है. अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं आपके तो लेट मी नो. चलो, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मीन्स वी आर यूजिंग डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है. इसका मेन यही था कि आपने डिफरेंट हाइड्रोजन एलिमेंट लिया है, ऑक्सीजन एलिमेंट लिया है, उन दोनों को कंबाइन किया है एंड फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल, ओके, और फॉर्मिंग अ वाटर कंपाउंड. चलो, नेक्स्ट इज गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है. अब इन दिस ही यूज्ड अ वॉल्यूम एज अ यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट इसने यूज़ की है यहाँ पर. व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, when we combine gases or when gases are produced, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure. तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आपको examples भी लिए हैं. when hydrogen gas and oxygen gas combine together it forms a water molecule, ठीक है. so 2 volumes of hydrogen and 1 volume of oxygen providing you 2 volumes of water, ठीक है. तो आप ये रेशियो याद रखना, 2:1:2, हाँ 2:, ये रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा इसका, 2:1:2, ठीक है. अब इसके अंदर वही हमने अमोनिया बनाया है, दैट इज़ NH3, ठीक है. तो 1 वॉल्यूम ऑफ हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लिया है, NH3 है ना, तो 3 वॉल्यूम्स ऑफ हमने हाइड्रोजन लिए हैं, तो हमें कितना 2 NH3 मिलता है हमें, ठीक है. सो वी गेट 2 NH3, ओके. अब देखो NH3 रहता है, अमोनिया इज़ योर NH3, ठीक है. तो इसमें 1 वॉल्यूम ऑफ क्या लिया है, नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, और जो हमें टोटल वॉल्यूम मिलता है दैट इज़ योर 2 NH3, गॉट इट, 2 NH3.
3, ठीक है, ये है इसका मतलब। तो उसका रेशियो क्या बन गया, 1:3:2। इसमें हाइड्रोजन कितना लिया हमने, वेट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, H2, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग यू ठीक है। तो यहाँ पर 2 डालते हैं, ओके, देखो ऐसे है ये, ठीक है। सो वी हैव 2, इसलिए यहाँ पर आया है 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना वॉल्यूम्स है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड यू गेट 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, इसलिए यहाँ पर 2:1:2 आपको मिला है। गॉट इट। चलो अगेन समझा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने क्या किया है इसके अंदर, हमने इसके अंदर 2 हाइड्रोजन लिया है प्लस ऑक्सीजन लिया है, ठीक है। वी गॉट, हमें क्या मिला है, हमें मिला है 2H2 एंड O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 2 वॉल्यूम्स, तो ये 2 वॉल्यूम्स ये रहा। यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पे हम 1 इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम्स क्या है, 1 वॉल्यूम्स, यहाँ पे 1 वॉल्यूम दिख रहा है आपको, 2 वॉल्यूम्स 1 वॉल्यूम्स, ठीक है। अब जो ओवरऑल वाटर मुझे मिला है, जो ओवरऑल वाटर मुझे मिला है, ये जो ओवरऑल वाटर मुझे मिला है, ये क्या है, बेसिकली 2H2O है, 2H2O है। तो 2H2O में जो ये वाला स्टार्टिंग वाला है, कितने मोल्स ऑफ मैंने वाटर लिए हैं, ठीक है, तो वो 2 वॉल्यूम्स है। गॉट इट। तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। वैसे ही अमोनिया का देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे N2 रहता है, वैसे यहाँ पर जो है दैट इज़ योर 2NH3 है, ठीक है, 2NH3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के वॉल्यूम कितना है, 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ओवरऑल कितना मिला है, ओवरऑल आपको मिला है 2NH3 ना, तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। चलो, तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो भी गैसेस होते हैं, जब उनको कंबाइन करते हैं, वो अपने एक फिक्स्ड वॉल्यूम में उनको हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो भी हमें उतने ही फिक्स्ड वॉल्यूम में मिलता है, और गैसेस और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आई होप ये हो गया आपको समझ में, ओके। नेक्स्ट कम टू दिस एवोगैड्रो लॉ। नाउ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो 2 वॉल्यूम्स, अब 2 वॉल्यूम्स ऑफ हम हाइड्रोजन ही यूज़ करेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ हम ऑक्सीजन ही यूज़ करेंगे, तभी हमें 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर मिलेगा। सो 2 मॉलिक्यूल्स, इसमें हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे, गैस की वॉल्यूम की, कितने गैस के कितना हम वॉल्यूम्स यूज़ कर रहे हैं गैस का, जिससे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितने वॉल्यूम का मिल रहा है, ठीक है। इसमें देखो हमने 2 वॉल्यूम यूज़ किया, 2 वॉल्यूम मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स, 1 वॉल्यूम मीन्स n मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम बोलेंगे, ठीक है। वी विल से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऑक्सीजन का एक एटम H2O है, ऑक्सीजन अकेला है तो वो एक एटम है, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। देखो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स टोटल कितना है, टोटल है इसमें, टोटल इज़ 2 वॉल्यूम्स ना, और वी कैन से 2 मोल्स ऑफ और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन
फॉर्मिंग टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और वाटर वेपर। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, ही टोल्ड दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी, बिकॉज ये मैटर है, अब मैटर के अंदर कुछ तो होगा, तो जो मैटर है, ह्यूज मैटर, इट कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मीन्स विच, जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स, वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो इट हैज़ अ वेरी टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। All the atoms of a given elements have identical properties. It has a mass. Compounds are formed when atoms are combined together. Chemical reaction involve only the reorganization of atoms, क्योंकि atoms तो हैं ऑलरेडी। रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो रिएक्टेंट में एटम्स तो हैं हमारे पास, लेकिन वही एटम्स फॉर्म करके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। डाल्टन्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल द लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट हैं, क्यूरीज़ हैं, आपका कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में आपके जो भी डाउट्स हैं आप बता सकते हैं। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। थैंक यू।